फरीदाबाद से कुछ व्यक्तियों का ग्रुप चलता है नए साल की छुट्टियां हरिद्वार में मनाने के लिए। यानी कि नया साल हरिद्वार में मनाना चाहते थे और इसीलिए वो लोग सफ़र तय करते हैं। उन लोगों का 4 लोगों का ग्रुप था और उनमें से एक व्यक्ति का नाम होता है संजीव। संजीव जो कि फरीदाबाद में ही रहकर काम किया करता है और 3 सालों से लगातार वह फरीदाबाद में ही रह रहा है। उसके दोस्त जो होते हैं उन्हें उसने बता रखा है कि मैं पीछे से उत्तर प्रदेश के बिजनौर का रहने वाला हूँ। अब यहाँ पर वो सभी लोग जा रहे थे और उन्होंने संजीव को नहीं बताया था कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि जब भी ये कभी कहीं घूमने के लिए कहा करते तो संजीव मना कर दिया करता। और चारों दोस्त थे तो उन्होंने सोचा कि इस बार इसको कहीं बताते नहीं है, बस इसे अपने साथ ले चलते हैं कि थोड़ी देर में अभी आते हैं। ऐसा सोचकर वो उसका सामान खुद से पैक करके लेकर आए थे अपने पास से और उसको अपने साथ ये कहकर ले आए थे कि अभी जा रहे हैं। लेकिन जब ये लोग हरिद्वार की बस में बैठ जाते हैं तो उसके बाद संजीव पूछने लगता है कि क्या हम लोग कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं। तो उसके बाद वह कहते हैं कि हाँ, हम घूमने के लिए जा रहे हैं और हम लोग हरिद्वार जा रहे हैं और इस बार कोई भी बहाना नहीं चलेगा। इस बात को सुनते ही जो संजीव होता है उसके एकदम से होश उड़ जाते हैं और वो कहने लगता है कि नहीं यार, मुझे नहीं जाना, मैं अभी वापस जा रहा हूं। तो उसके बाद उसके जो तीनों दोस्त होते हैं वो उसे कसम चढ़ा देते हैं, कहते हैं कि भाई देख, काफी दिनों से हम लोग घूमने का प्लान बना रहे थे और अगर तुमने अब मना किया तो फिर देख लेना फिर क्या होता है। अब जो संजीव था उसके लिए उसके दोस्त ही उसका परिवार थे। पिछले 3 साल से लगातार वो उनके साथ रहता आ रहा था। वो लोग एक ही कंपनी में काम किया करते और अपने जीवन को एक साथ जी रहे थे। तो उसके बाद वह उनकी कसम को मान जाता है और उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। संजीव जो होता है वो धीरे धीरे सफर तय कर रहा था, लेकिन उसके मन के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, न जाने किस बात की। उसके दोस्त इस बात को भांपते भी हैं, लेकिन वो कहता है कि नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, वो दरअसल मैं कभी बाहर नहीं जाता ना, तो इसी वजह से थोड़ी सी बेचैनी हो रही है। धीरे धीरे करके ये सफर कंप्लीट हो जाता है और वो लोग रात के समय हरिद्वार पहुंचकर एक होटल ले लेते हैं और उस होटल के अंदर ठहरने का फैसला करते हैं। सोचते हैं कि सुबह सुबह यहाँ पर घूमेंगे और घूमने के बाद 1-2 दिन बाद वापस चले जाएंगे। ऐसा सोचकर वो सभी लोग एक होटल में ठहर जाते हैं और धीरे धीरे ये रात कंप्लीट हो जाती है। रात के 12 बजे पार्टी होती है कि हाँ, नया साल आ गया है और चारों तरफ पटाखे भी फूटते हैं। लेकिन संजीव इन बातों के बीच में भी खुश होने का दिखा तो रहा था, लेकिन अंदर से वह बिल्कुल भी खुश नहीं था। धीरे धीरे वो लोग सो जाते हैं और जैसी दूसरे दिन की सुबह होती है तो सुबह सुबह तकरीबन 10 बजे उठते हैं और उठने के बाद जब इधर उधर घूमने के लिए जाने लगते हैं तो तभी जो संजीव होता है वह मना करने लगता है, कहता है कि नहीं यार, तुम लोग जाओ, मैं नहीं जा रहा हूं। तो उसके बाद उसके दोस्त कहते हैं कि नहीं यार, इतने दिनों में तो तू हमारे साथ आया है और तुझे तो हमारे साथ चलना ही होगा। वो लोग जबरदस्ती करते हैं और इसके बाद जो संजीव होता है वह भी मान जाता है। संजीव उनके साथ चलता है और जैसे वो लोग होटल से बाहर निकलकर थोड़ी दूर एक चाय की दुकान पर जाकर रुकते हैं और वहां पर चाय के लिए ऑर्डर देते हैं। तो जो संजीव होता है उसकी नजर उस महिला पर पड़ती है जो कि वहां पर चाय बना रही थी और उसे देखते ही वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है और एकदम से चुपचाप सा खड़ा रह जाता है। इधर जो महिला चाय बना रही थी वह तो अपने काम धंधे में लगी हुई थी, लेकिन संजीव उसकी तरफ देख ही रहा था। तभी अचानक से जो उसके दोस्त होते हैं वो कहने लगते हैं कि क्या हुआ भाई संजीव, तू इस तरह से किसकी तरफ क्यों देख रहा है, क्या तू इसे जानता है। अब इस बात को सुनकर जो महिला चाय बना रही थी वह भी संजीव की तरफ देखती है और जैसे वो उसकी तरफ देखती है तो उसके हाथ में चाय का बर्तन था, क्योंकि उसने उसे गैस पर चढ़ा रखा था और पकड़कर इधर उधर हिला रही थी जब चाय उफरने के लिए हुआ करती थी। अब जैसे वो संजीव को सामने देखती है तो देखती एकदम से उसके हाथ का बर्तन जमीन पर गिर जाता है धड़ाम से और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब दोस्त जब ये बात देखते, क्योंकि वहां से आवाज हुई थी, तो उसके बाद उस महिला की तरफ देखते हैं और उसकी आंखों में आंसू देखकर इधर जो संजीव होता है उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अब इस बात को देखकर दोस्त समझ जाते हैं कि शायद ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं और इसी वजह से वह फिलहाल यहाँ से दूर जाने का फैसला करते हैं ताकि इन लोगों को टाइम मिल सके एक दूसरे से बातचीत करने का, क्योंकि दोनों की बराबर की उम्र थी और उन्हें इस तरह की बातों में नहीं पड़ना था। क्योंकि संजीव जो था वह आज तक अपने आप को अकेला ही बताया करता था और अपनी एक प्रेमिका के बारे में उसने बता रखा था अपने दोस्तों को कि मेरी ना एक प्रेमिका थी, लेकिन वो मुझे नहीं मिली, तो उसके बाद मैं यहीं पर रहा करता हूँ, बिल्कुल भी अपने घर नहीं जाया करता हूँ, क्योंकि वहां पर मुझे मेरी प्रेमिका की याद आया करती है। तो दोस्त समझने लगते हैं कि शायद इसकी प्रेमिका है, तो इन दोनों को अकेले में समय देना चाहिए। ऐसा सोचकर दोस्त वहां से थोड़ी दूर चले जाते हैं और वहां पर एक दूसरे से बात करने लगते हैं। इधर जो संजीव होता है उस चाय वाली की तरफ देख रहा था और उसके बाद वह थोड़ी आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद कहता है
कि सुनीता कैसी हो। इस बात को सुनकर जो सुनीता होती है वो एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है और उसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है। अब यहाँ पर संजीव जब उसे माफी मांगता हुआ देखता है तो बड़ा ही हैरान होता है, क्योंकि सुनीता के अंदर बहुत ज्यादा घमंड था और उस घमंड के चलते ही वो उसे छोड़कर गया था। लेकिन आज यहाँ पर ये माफी क्यों मांग रही है, यह बात उसे हैरान कर देती है। वह कहता है कि माफ तो मैं तुम्हें कर दूंगा, लेकिन ये बताओ कि ये क्या हालत बना रखी है। तुम तो कह रही थी कि इस तरह से नहीं जिया करते, ऐसे जिया करते हैं और इसी वजह से हम दोनों के बीच में विवाद बढ़ा था। लेकिन आज तुम यहाँ पर चाय बेचने का काम कर रही हो, अब क्या हो गया? जब मैं तुमसे कहा करता था कि तुम भी कोई काम कर लो, जब तो तुम साफ साफ बोल दिया करती थी कि महिलाएं काम नहीं किया करती, अगर ऐशो आराम चाहिए तो काम तो करने ही पड़ते हैं ना। इसके बाद यहाँ पर सुनीता फिर से माफी मांगती है और कहती है कि माफ कर दो मुझे, मेरी सारी गलतियां मेरे सामने आ गई हैं और मुझे पता चल गया है कि वो सब एक धोखा था और ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। उसके बाद जो संजीव होता है वो उसे पूछने लगता है कि क्या क्या हुआ जिंदगी में, तो उसके बाद सुनीता बताने लगती है। वो दोनों वहां पर पहले तो बैठते हैं और बैठने के बाद जब एक दूसरे से बात करते हैं, सुनीता बताती है कि जब तुम यहां से चले गए तो उसके बाद संसार की हकीकत मेरे सामने आ गई। मैं दरअसल जो कुछ भी तुम्हारे साथ कर रही थी, यानी कि जो भी लड़ाई झगड़ा तुम्हारे साथ कर रही थी, वो कुछ और नहीं बस अपने जीजा के कहे में आकर कर रही थी। क्योंकि मेरी जब शादी हुई थी तो शादी के बाद जो जीजा जी थे उनकी नौकरी लग जाती है और नौकरी लगने के बाद वो मेरी बहन को अच्छी तरह से रखा करते हैं। अब वह भी जब मैं भी कभी वहां पर जाया करती तो मुझसे भी कहा करते कि तुम किस तरह से रहती हो, क्योंकि संजीव उस टाइम पर अच्छी नौकरी नहीं किया करता था। जब संजीव अच्छी नौकरी नहीं करता है तो उसके बाद जो यहाँ पर उसकी पत्नी होती है अपने जीजा की बातों को सुनकर अपने पति से लड़ाई किया करती है और कहती है कि मेरी बहन तो इतनी अच्छी तरह से रहा करती है, तुम मुझे कैसे रखा करते हो, और पैसा कमाओ, ज्यादा पैसा लाओ और हम लोग अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो संजीव होता है वो ज्यादा पैसे कमाने में समर्थ नहीं था और वह खूब अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है। लेकिन धीरे धीरे जब पत्नी नहीं मानती है तो उसके बाद इन दोनों के बीच में एक दिन विवाद होता है और उसी विवाद को लेकर जो संजीव होता है उत्तराखंड के हरिद्वार के एक गाँव से सीधा फरीदाबाद चला जाता है और अपना पुराना वाला नंबर स्विच ऑफ कर लेता है। उसकी पत्नी जो सुनीता होती है, जब उसका पति घर छोड़कर चला जाता है तो उसे इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं होता और वह तो अपनी दीदी को यह बात बताती है। जैसे ये बात उसके जीजा तक पहुंचती है तो जो जीजा होता है वह सहानुभूति दिखाने के लिए वहां पर आता है और वहां पर आने के बाद सुनीता को सहारा देता है, कहता कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए भी सब कुछ कर सकता हूं और कोई भी दिक्कत नहीं है। सुनीता समझती है कि यह उस पर रहम खा रहा है कि उसका पति वहां से चला गया है और इसी वजह से सब कुछ कर रहा है, लेकिन सुनीता को असली मंशा उसकी नहीं पता थी। धीरे धीरे जो उसका जीजा होता है वह उसकी मदद करता है, उसके लिए घर के ढेर सारे सामान भी लाया करता है, कोई बाहर का काम हुआ करता उसे भी कर दिया करता और बार बार घर पर आकर उसको सहानुभूति दिया करता। इसके बाद जो सुनीता होती है वह उसका धन्यवाद करती है और कहती है कि आपके एहसानों का बदला चुकाने का अगर कभी मौका मिला तो जरूर से चुकाऊंगी। इस बात को सुनकर जो उसका जीजा होता है वो कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो अभी चुका दो ना, तुम अभी भी मेरे एहसानों का बदला चुका सकती हो। उसके बाद सुनीता कहती है कि वो कैसे जीजा जी, तो उसके बाद जो उसका जीजा होता है वो कहता है कि वो ऐसे तुम्हें मेरे साथ अवैध प्रेम प्रसंगों में बनना होगा। इस बात को सुनकर सुनीता को बड़ा ही गुस्सा आता है, क्योंकि भले ही वो लड़ाकू थी या थोड़ी सी लालची थी लेकिन कैरेक्टर उसका बिल्कुल ठीक था। तो उसके बाद वो अपने जीजा को धमकाने लगती है, कहती है कि तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि थोड़े से पैसों का लालच देकर तुम मेरे साथ ये सब कुछ कर सकते हो। उसके बाद जो उसका जीजा होता है वह उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन सुनीता जैसे तैसे करके उसे अपने घर से निकाल देती है और उसके बाद अपनी बहन को इस बारे में खबर दे देती है। जब बहन को ये बात पता चलती है तो वह भी अपने पति से खूब सारी लड़ाई करती है और उसे धमकाकर सुनीता के आसपास भटकने तक की सलाह दे देती है कि अगर तुम वहां पर भी भटकते मिले तो फिर देख लेना मैं क्या करती हूं। इसके बाद जीजा तो रुक जाता है, लेकिन साथ ही में अब तक सुनीता का जो खर्च चला रहा था, यानी कि पति के जाने के बाद जो उस घर का खर्च चला रहा था वह भी आने से रुक गया था और इसके बाद जमीनी हकीकत से सुनीता का सामना होता है। उसके पास उसके 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों का भरण पोषण करना जरूरी है, क्योंकि वो लोग गांव के अंदर रहा करते हैं और सुनीता और उसके पति की शादी हुई थी और उसका पति बिल्कुल भी अकेला था, यानी कि वो पूरी तरह से अनाथ था। गांव के अंदर उसकी जो थोड़ी बहुत पुश्तैनी जमीन थी वो केवल वही घर था जिस घर के अंदर वो रहा करते थे। सुनीता के पास जब अब कोई भी सहारा नहीं रहता तो उसके बाद सुनीता ठानती है कि वह अपने दम पर अपनी जिंदगी को जिएगी, बच्चों की परवरिश करेगी और उसने जो गलती की है उस गलती के लिए अब जिंदगी भर ये सजा भुगतेगी। ऐसा सोचकर जो सुनीता होती है अपने घर पर 1-2 मवेशी बांधती है और उन मवेशियों का दूध निकालकर वह इधर उधर बेचकर अपना गुजारा करती है।
धीरे धीरे समय बीता है और समय के साथ साथ इन बातों को 3 साल बीत जाते हैं और बार बार वह अपने पति संजीव को पद याद कर करके फूट फूट कर रोया करती है। साथ में उसने एक चाय की दुकान भी रोड किनारे खोल ली थी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी ठंड रहा करती है और ठंड के टाइम में चाय अच्छी तरह से बिक जाया करती है। अपने मवेशियों के दूध से वो चाय बेचा करती है दिन के समय में और रात के समय में अपने घर रहा करती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात संजीव से हो जाती है और रो रो कर वह उसे बता देती है कि ये सारी कहानी जो कुछ भी हुई थी वो मेरे जीजा की वजह से हुई थी और मुझे माफ कर दो और अब तुम यहीं पर रह जाओ। लेकिन तभी यहाँ पर जो संजीव होता है वह उससे मना करने लगता है, कहता है कि नहीं, जब तुम किसी और के बहकावे में आ सकती हो तो आगे ये सब कुछ भी हो सकता है। सुनीता जो होती है वो एकदम से उसके पैर पकड़ लेती है और कहती है कि मैं कुछ नहीं करूंगी और अगर तुम चाहो तो घर के अंदर आराम से रह लेना, क्योंकि 3 साल के अंदर मुझे पता तो चल गया है कि जिंदगी बिना मर्द के कैसी बीतती है। क्योंकि यहाँ पर जो सुनीता होती है, अड़ोस पड़ोस के जो गांव वाले होते हैं वो उसकी तरफ गंदी निगाह रखा करते हैं और रात बेरात उसके घर में घुसने की कोशिश भी किया करते हैं। वह थक चुकी है सभी से लड़ लड़के और रात को वो डरी सहमी से अपने घर के अंदर रहा करती है, पूरे घर को लॉक करके, और उसे डर रहता है कि कहीं कोई ऐसा वैसा कारनामा मेरे साथ ना हो जाए। इन बातों को सुनने के बाद अब जो उसका पति था संजीव होता है उसे भी विश्वास हो जाता है कि शायद सुनीता समझ चुकी है और उसके बाद वह कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, मैं आज से तुम्हारे पास ही रहूंगा, तुम चिंता मत करो कैसी भी। ऐसा कहकर उन दोनों में सुलह हो जाती है और जब ये दोनों एक दूसरे से बात कर लेते हैं और सारी बातें कंप्लीट हो गई थी तो उसके बाद जो संजीव होता है वह अपने दोस्तों को बुलाता है और बुलाने के बाद सबसे पहले उनसे माफी मांगता है। कहता है कि भाइयों, मुझे माफ कर देना, मैंने ना आज तक जो कुछ भी अपने बारे में तुम्हें बताया था वो सारा गलत था। मैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर का रहने वाला नहीं हूं, मैं तो हरिद्वार का ही रहने वाला हूं और यहीं पर रहा करता हूं। ये मेरी पत्नी है जिसको 3 साल पहले मैं यहाँ पर छोड़कर चला गया था। अब वो दोस्त उससे पूछने लगते कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था और तूने सब कुछ हम क्यों नहीं बताया। तो उसके बाद वह कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि दोबारा से मैं यहाँ पर लौट कर आऊं, क्योंकि मेरी पत्नी मुझसे लड़ाई किया करती थी और उसी वजह से जब मैं परेशान हो जाता हूँ, ये ज्यादा कमाने के लिए कहती है, तो मैं वहां पर जाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगता हूँ। मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ और आप लोगों की वजह से आज मुझे दोबारा से अपना परिवार मिल गया है और मैं अपने परिवार के साथ रहूंगा, क्योंकि उस टाइम पर ये काफी ज्यादा लालची थी, लेकिन आज इसने लालच पूरी तरह से त्याग दिया है और अब मैं इसके साथ ही रहूंगा। मिलो अपनी भाभी से और ये अब तुम्हें अच्छे से चाय बनाकर पिलाएगी। उसके बाद जो सुनीता होती है वह उन सभी के लिए चाय बनाती है और चाय बनाने के बाद इस छुट्टियों यानी कि अब फिलहाल वो होटल से अपना सामान लाकर वहीं पर रुक जाते हैं और 2 जनवरी की शाम को वहां से रवाना होते हैं। लेकिन जो संजीव होता है वह वहीं पर रह गया था अपने परिवार के साथ और उनके साथ खुशियों से अपना जीवन बिताने लगता है। बच्चे भी जब उसे देखते तो बड़े खुश होते हैं। नए साल का सबसे बड़ा तोहफा तो उन बच्चों को मिला था कि उनका पिता आ गया था जो कि 3 साल से घर से बाहर था। इधर जो सुनीता होती है उसे भी यही तोहफा मिला था कि उसके पति वापस लौट आए हैं, जिस पति को एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से या ये कह लो कि किसी के बहकावे में आकर उसने अब तक अपने से दूर कर रखा था। फिलहाल जो सुनीता है वह अपने पति के साथ रह रही है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। अब सुनीता का तो घर बस गया क्योंकि संजीव ने कोई गलत कदम नहीं उठाया था, लेकिन ऐसे न जाने कितने संजीव होंगे जिनसे घर में ये कहा जाता होगा कि तुम कम पैसे कमाते हो, मेरे जीजा को देखो, मेरी बहन कितनी अच्छी तरह से रहा करती है, और वो संजीव कुछ ना कुछ ऐसा गलत कदम उठा लेते हैं जिसके बाद ये सुधरने का मौका किसी को नहीं मिलता है। तो आप लोगों को इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य केवल यही है कि ताकि आप लोग कभी भी ऐसा गलत कदम ना उठाएं विकट परिस्थितियों में। हाँ, हर चीज का फैसला होता है लेकिन उसमें टाइम लगता है, क्योंकि ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, कभी ना कभी तो टाइम लौट कर आता है। जिस तरह से सुनीता को अकल आई उस तरह से उनकी पत्नियों को भी अकल आ जाएगी, लेकिन कोई भी इस चीज को लेकर गलत कदम ना उठाए, क्योंकि गृह कलेश दोस्तों ऐसा होता है कि आदमी एक घड़ी कम पैसों से गुजारा कर लेगा या फिर कम ताकत हो या बीमारी हो तब भी गुजारा कर लेगा, लेकिन घर का जो कलेश है वो इंसान को तोड़ देता है और वह फिर बहुत सारे ऐसे गलत कदम उठा जाता है। तो बाकी आप लोगों को कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।